एक तरफ तो अच्छी भली मुनाफा बख्श कंपनियों के शेयर्स में कोई हरकत नहीं होती, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका कारोबार या तो है ही नहीं या सिर्फ कागजों में है, लेकिन इनके शेयर्स में रोजाना लाखों की ट्रेडिंग हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि जब एक कंपनी कानून नहीं मानती, डिफॉल्टर है और सरमायाकारों को कुछ नहीं देती, तो उसमें इतनी दिलचस्पी कौन ले रहा है? ये वॉल्यूम आता कहाँ से है? जी बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ नए लोगों के जहन में नहीं आता, बल्कि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी ये देखकर परेशान होते हैं। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक नफ्सियात काम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX, उसने ऐसी कंपनियों के लिए एक अलग जगह तो बनाई है, लेकिन ये खेल फिर भी चलता रहता है। तो आज हम इसी पहली को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों होता है, इसमें खतरात क्या हैं, और सबसे अहम, रेगुलेटर इसे रोकता क्यों नहीं है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि एक कंपनी नॉन कंप्लायंट है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखें, इसकी तारीफ बहुत सीधी सी है। हर लिस्टेड कंपनी को PSX के कुछ कवानीन पर अमल करना होता है। जब कोई कंपनी इन बुनियादी कवानीन को तोड़ती है तो उसे एक अलग सेगमेंट में डाल दिया जाता है। इसी को नॉन कंप्लायंट सेगमेंट कहते हैं। अच्छा। और इसके कवानीन भी वक्त के साथ बदलें। जैसे फरवरी 2023 में एक तजवीज़ आई थी कि डिफॉल्टर रूल्स को बदलकर 2 नए काउंटर बना दें, एक नॉन कंप्लायंट और दूसरा वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप यानी वो जो बंद होने वाली है? जी बिल्कुल। और फिर जून 2024 में इन कवानीन में कुछ तरमीम भी की गई। तो ये किस किस्म की खिलाफ वर्जियां होती हैं? मतलब वो ऐसा क्या करती हैं? बहुत बुनियादी चीजें। सबसे आम खिलाफ वर्जी है सालाना जनरल मीटिंग यानी AGM न करवाना, जहां उन्हें शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह है सालाना ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारे जमा ना करवाना, यानी कंपनी अपना हिसाब किताब ही नहीं दिखा रही। और तीसरी वजह PSX की सालाना फीस अदा ना करना है। यानी ये तो बहुत ही बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, और अगर वो ये सब करती रहें, बाज ना आए, तो फिर क्या होता है? नहीं, अगर खिलाफ वर्जियां संगीन हो जाएं और मुसलसल हों तो PSX के पास ट्रेडिंग मुअत्तल करने का इख्तियार भी है। ओह, ऐसा हुआ भी है? जी बिल्कुल हुआ है। रीगल सिरामिक्स, अजमत टेक्सटाइल, नैना इंडस्ट्रीज, इन सब की ट्रेडिंग इसी वजह से मुअत्तल की गई थी। और हाल ही में हस्कोल पेट्रोलियम की मिसाल सबके सामने है, जिसे AGM ना करवाने पर डिफॉल्टर सेगमेंट में डाला गया था। ठीक है, अब आते हैं असल सवाल की तरफ। जब सबको पता है कि ये कंपनियां बीमार हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, तो इनमें रोजाना लाखों शेयर्स का वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? इस ज्यादा वॉल्यूम के पीछे एक वजह नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। 4-5 अवामिल हैं जो मिलकर ये सब करते हैं। सबसे पहली, कयास आराई करने वाले, मतलब डे ट्रेडर्स। अच्छा। ये स्टॉक्स उमूमन बहुत सस्ते होते हैं, चंद रुपए के, जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। अच्छा, यानी ये लॉटरी टिकट वाली जहनियत है कि 1 रुपए की चीज है, 10 की हो गई तो किस्मत खुल जाएगी, वरना नुकसान भी 1 रुपए का ही है। बिल्कुल, यही वो जहनियत है कि चलो सस्ता है, 1000-2000 रुपए की खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कम कीमत की वजह से थोड़ी रकम से भी हजारों शेयर्स आ जाते हैं, इस उम्मीद पर कि चंद पैसों का इजाफा भी अच्छा मुनाफा दे जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आती है, लेकिन ये कहानी का छोटा हिस्सा है जैसा आपने कहा, तो फिर ज्यादा खतरनाक हिस्सा कौन सा है? दूसरा ग्रोह, ऑपरेटर्स। कुछ लोग या ग्रुप्स मिलकर जानबूझकर मसनूई वॉल्यूम बनाते हैं। वो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग, ये क्या चीज होती है? इसमें एक ही ग्रुप के लोग या आपस में मिले हुए ब्रोकर्स एक दूसरे को ही शेयर्स बेचते और खरीदते रहते हैं। मतलब पैसा ग्रुप से बाहर नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्ज करें ग्रुप में 10 लोग हैं, पहला दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को, और ये सिलसिला चलता रहता है। इससे मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन असल में शेयर्स कहीं नहीं जा रहे। यानी ये तो ऐसा हुआ कि एक ही खानदान के लोग आपस में एक गाड़ी खरीदते बेचते रहें ताकि मोहल्ले वालों को लगे कि इस मॉडल की बड़ी मांग है। बेहतरीन मिसाल। बिल्कुल यही होता है। जब आम सरमायाकार अपनी स्क्रीन पर देखता है कि एक गुमनाम स्टॉक में अचानक लाखों का वॉल्यूम आ गया है, तो उसके जहन में लालच पैदा होता है। उसे लगता है कि जरूर कोई अंदर की खबर है, और वो भी उसमें कूद पड़ता है। और यहीं से फ्रॉड शुरू होता है। जी, और यहीं से तीसरा और सबसे बड़ा फ्रॉड शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम्स। पंप एंड डंप? जी, ये सिक्योरिटीज फ्रॉड की एक क्लासिक किस्म है। ऑपरेटर्स पहले खामोशी से सस्ते दामों पर इस तरह के स्टॉक की बड़ी मिकदार खरीद लेते हैं, फिर सर्कुलर ट्रेडिंग और अफवाहें फैलाकर इसकी कीमत को मसनूई तौर पर बढ़ाना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं पंप करना। और अफवाहें कैसी होती हैं? कुछ भी हो सकता है, जैसे इस कंपनी को कोई गैर मुल्की इदारा खरीदने वाला है, या ऐसे कोई बड़ा हुकूमती ठेका मिल गया है।
और जब आम लोग इस हाइप में आकर खरीदना शुरू करते हैं तो कीमत तेजी से ऊपर जाती है। जब कीमत एक खास सतह पर पहुंच जाती है तो ये ऑपरेटर्स अपने तमाम शेयर्स धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं डंप करना। और फिर कीमत गिर जाती है। बिल्कुल, उनकी बड़ी फरोख्त की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत तेजी से गिरती है। ऑपरेटर्स अपना मुनाफा लेकर निकल जाते हैं और आम सरमायाकार ऊंची कीमत पर खरीदे हुए शेयर्स के साथ फंस जाता है। ये तो बहुत खौफनाक है। क्या इसकी कोई हालिया मिसाल है? कई मिसालें हैं। कुछ साल पहले एक टेक्सटाइल कंपनी का केस था जो सालों से बंद पड़ी थी। अचानक उसमें वॉल्यूम आया और अफवाह फैली कि इसे एक चीनी कंपनी खरीद रही है। शेयर 2 रुपए से 20 रुपए पर चला गया। जैसे ही छोटे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, ऑपरेटर सारा माल बेचकर निकल गए और शेयर वापस 2 रुपए पर आ गया। लेकिन क्या तमाम ट्रेडर्स धोखाधड़ी ही कर रहे होते हैं या कुछ और वजूहात भी हैं? नहीं, सब धोखेबाज नहीं होते। चौथी वजह है उम्मीद पर मबनी ट्रेडिंग। कुछ लोग ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि शायद मुस्तकबिल में ये कंपनी दोबारा चल पड़े, कोई उसे खरीद ले। एक तरह का जुआ? जी, ये एक जुआ है जो सिर्फ उम्मीद पर खेला जाता है। और आखिरी वजह है मालूमात की कमी और फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन कंपनियों के बारे में शफाफ मालूमात तो होती नहीं। जब कोई वॉल्यूम देखता है तो वो मौका गुमाने के डर से जज्बाती फैसला कर बैठता है। ये सब सुनने के बाद तो एक ही सवाल जहन में आता है, अगर ये सब इतने खुलेआम हो रहा है तो रेगुलेटर क्या कर रहा है? पीएसएक्स इन कंपनियों को मार्केट से निकाल बाहर क्यों नहीं करता? डीलिस्ट क्यों नहीं कर देता? ये एक बहुत अहम और पेचीदा सवाल है। पहली बात तो ये है कि पीएसएक्स का अपना रूल बुक इन कंपनियों को नॉन कंप्लायंट सेगमेंट में ट्रेड करने की इजाजत देता है। पीएसएक्स के इख्तियारात एक हद तक ही हैं। वो नोटिस जारी कर सकता है, जुर्माने लगा सकता है या ट्रेडिंग मुअत्तल कर सकता है। लेकिन किसी कंपनी को फौरी डीलिस्ट करना इतना आसान नहीं। लेकिन जब साफ नजर आ रहा है कि कंपनी फ्रॉड का गढ़ बन चुकी है तो उसे रखने का क्या फायदा? ये तो छोटे इन्वेस्टर को फंसाने वाली बात है। आपका शक अपनी जगह दुरुस्त है और बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इसकी एक रेगुलेटरी वजह भी है। डीलिस्टिंग एक तवील कानूनी अमल है। कंपनियां इस फैसले को अदालत में चैलेंज कर सकती हैं। इससे भी अहम बात यह है कि पीएसएक्स को एक तवाजुन रखना होता है। फर्ज करें कि पीएसएक्स आज ही एक कंपनी को डीलिस्ट कर दे, तो इन हजारों छोटे सरमायाकारों का क्या होगा जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स पहले से मौजूद हैं? डीलिस्टिंग के बाद उनके शेयर्स की कदर तो सिफर हो जाएगी, उनका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए रेगुलेटर ये मौका देता है कि शायद कंपनी संभल जाए या कोई उसे खरीद ले ताकि मौजूदा शेयर होल्डर्स को निकलने का रास्ता मिल सके। यानी एक तरह से मौजूदा शेयर होल्डर्स को बचाने के चक्कर में नए सरमायाकारों के लिए एक जाल खुला रहता है। बिल्कुल, ये एक तरह का रेगुलेटरी मखमसा है। इसके अलावा एक पहलू मार्केट की आज़ादी का भी है। स्टॉक एक्सचेंज का काम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। सही। जब तक कोई कंपनी कानूनी तौर पर लिस्टेड है, पीएसएक्स ट्रेडिंग को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकता, खास तौर पर जब कुछ लोग अपनी मर्जी से इनमें ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, ये पहलू समझ में आता है। अच्छा, अब एक और सवाल, डिविडेंड। ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा क्यों नहीं देती? इसकी वजूहात बिल्कुल सीधी और मंतिकी हैं। 4 बड़ी वजूहात हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह, उनका कारोबार या तो बंद है या शदीद कमजोर है। जब कंपनी कमा ही नहीं रही तो देगी कहां से? दुरुस्त। दूसरी वजह है मुसलसल नुकसानात। ये कंपनियां अक्सर सालों से खसारे में होती हैं। और अगर कोई कंपनी चल भी रही हो तो फिर क्या मसला होता है? ये तीसरी वजह है, कमजोर गवर्नेंस। नॉन कंप्लायंस खुद इस बात की निशानी है कि मैनेजमेंट को कारोबार चलाने या सरमायाकारों के हुकूक पूरे करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सही। और चौथी वजह यह है कि कुछ कंपनियां सिर्फ कागजों में जिंदा हैं ताकि ऑपरेटर्स उसे अपने खेल के लिए इस्तेमाल कर सकें। हकीकत में उनका कोई वजूद ही नहीं होता। ये सब जानने के बाद तो लगता है कि कोई भी इन स्टॉक्स में बहुत आसानी से फंस सकता है। तो चलते चलते इन लोगों के लिए क्या वाज़ेह हिदायत है जिन्हें इस जाल से बचना है? यहाँ कुछ बहुत अहम असबाक हैं जो हर सरमायाकार को अपने जहन में रखने चाहिए। सबसे पहले, वॉल्यूम के शोर को नजरअंदाज करें। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब अच्छी कंपनी हरगिज नहीं। ये अक्सर ऑपरेटर्स का पैदा करदा शोर होता है। ठीक है। दूसरा, डिविडेंड ना मिलना खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है जो कह रही होती है कि मुझसे दूर रहो। और इन पेनी स्टॉक्स और नॉन कंप्लायंट सेगमेंट के बारे में क्या जहन में रखें? तीसरा नुक्ता यही है कि नॉन कंप्लायंट सेगमेंट एक हाई रिस्क जोन है। इसे जुए खाने की तरह समझें, सरमायाकारी की जगह नहीं। चौथा, पेनी स्टॉक्स ऑपरेटर्स का खेल का मैदान है। उनमें कीमतों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है।
और आखिर में इन स्टॉक्स में तवील मुद्दती सरमायाकारी करना अपने पैसों को आग लगाने के बराबर है। हमेशा मजबूत, शफाफ और मुनाफाबख्श कंपनियों का इंतखाब करें। तो हमने इस बात का गहराई से जायजा लिया कि नॉन कंप्लाइंट कंपनियां क्यों ट्रेड होती हैं। ये वाकई क़यास आराई, उम्मीद और मार्केट मैनिपुलेशन का एक पेचीदा जाल है। बिल्कुल। कलीदी नुक्ता यह है कि सरमायाकारों को वॉल्यूम से आगे देखकर कंपनी के बुनियादी उसूलों को समझना होगा। इस मसले के हल के लिए कुछ इस्लाहात भी मुमकिन हैं, जैसे पीएसएक्स की तरफ से सख्त निगरानी, सर्कुलर ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सरमायाकारों की तालीम। ये बहुत अहम नुकात हैं। एक आखिरी सवाल, अगर कोई इन कंपनियों के बारे में खुद तहकीक करना चाहे तो क्या इसका कोई जरिया है? जी, पीएसएक्स की वेबसाइट पर इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, जहां मौजूदा और साबिका नॉन कंप्लाइंट कंपनियों की मुकम्मल फहरिस्त मिल सकती है। इस पोर्टल पर यह भी बताया जाता है कि इन पर किस किस्म की पाबंदियां लगी हैं। कोई भी शख्स वहां जाकर बुनियादी मालूमात हासिल कर सकता है। बहुत खूब। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब एक ऐसे स्टॉक की तिजारत हो रही हो जिसका हकीकत में कोई कारोबार ही ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो, कोई दफ्तर ना हो, तो दरअसल क्या खरीदा और बेचा जा रहा है? कंपनी का एक हिस्सा या किसी और की शुरू करदा किस्मत के खेल का एक टिकट? और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि आप इन कंपनीज का डेटा कहां से ले सकते हैं, इनके ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शन है और इसकी नेचर क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पे मिलेगी। वो कंपनीज जो प्रीवियसली नॉन कंप्लायंट थीं और जो करंटली नॉन कंप्लायंट हैं। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इन कंपनीज को सर्च कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।